हमने निसर्ग वैभव इस कविता का भाग 1 देखा था। उस भाग 1 में हमने कविता के पद्यांश, उसके शब्दार्थ और भावार्थ ये हमने देखे थे, इतनी चीजें। और कविता में कवि जो है सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वो कविता में पद्यांशों में अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से किस प्रकार हमें प्रकृति की सुंदरता दिखाना चाहते थे, ये हमने कल कविता के भाग 1 में देखा। आज हम निसर्ग वैभव कविता का दूसरा भाग देखने वाले हैं और इस भाग में हम कविता के कुछ पद्यांश, उनके शब्दार्थ, उनके भावार्थ और साथ ही साथ इस कविता के कृति स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उनको हल किस तरह से करना है, ये भी आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने निसर्ग वैभव कविता के दूसरे भाग की तरफ। तो जैसा कि हमने कल ही देखा था, निसर्ग वैभव कविता जो हमें प्रकृति की सुंदरता दिखाती है, जो हमें प्रकृति का वैभव दिखाती है, और ये लिखी गई है सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा। इनका परिचय भी कल की क्लास में हमने देखा था कि ये जो है, ये कवि जो है वो छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग वो पकड़ा जाता है, वो माना जाता है जब कवियों ने प्रेम को अपनी कविताओं में जगह दी। प्रेम रूपी कविताएं जब लिखने का चलन शुरू हुआ, उस युग को हम छायावादी युग कहते हैं। ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है कवि सुमित्रानंदन पंत जी, और इन्हें अपने लेखन के लिए, अपनी कविताओं के लेखन के लिए, अपने साहित्य के लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अब हम आते हैं अपने आज के भाग 2 की तरफ। तो भाग 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ पद्यांश, उसके अर्थ, उसके भावार्थ हम समझने वाले हैं। तो भाग 1 में आपको जो मैंने 4 पद्यांश भावार्थ के साथ समझाए थे, उनका सार यही था कि अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, जैसे कि कोयल का उदाहरण लेकर, भौरों का उदाहरण लेकर, तितलियों का उदाहरण लेकर, धूप छांव, सुबह शाम, सूरज चंदा, इन सभी उदाहरणों के माध्यम से कवि ने कविता में हमें प्रकृति की जो सुंदरता है वो उसका दर्शन हमें करवाया था। अब आज की हमारी पहली पद्यांश है, दूसरे विभाग का आज का हमारा पहला पद्यांश है, वो इस प्रकार आपके सामने है। अपलक तारापद शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल गंधों पर सोया जगता गंध समीरण। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। अपलक, अपलक का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, यानी जब हम पलक नहीं झपकाते उसे हम कहते हैं अपलक। तारापद, तारापद का मतलब होता है तारों का रास्ता, यानी तारे जब एक लाइन से झुंड में निकलते हैं तो वो तारों के रास्ते की तरह दिखाई हमें देते हैं। शशि, शशि का अर्थ है चांद। दर्पण, दर्पण का अर्थ होता है शीशा। शैल, शैल का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़। गंध, गंध का अर्थ है महक या खुशबू। समीरण, समीरण का अर्थ है यहाँ पर पवन यानी हवा। अब इन पद्यांशों के माध्यम से कवि प्रकृति की सुंदरता का एक अलग ही रूप हमारे सामने रखते हैं जो रात से जुड़ी हुई है। कवि कहते हैं कि संध्या के बाद रात्रि का समय शुरू हो जाता है। कल के भाग में हमने प्रकृति की सुंदरता जो है वो सुबह की उसकी सुंदरता और शाम की सुंदरता, इन दोनों का दर्शन हमने कल के पद्यांश में किया। अब आज के इन पद्यांश में कवि हमें कौन सी सुंदरता के दर्शन कराना चाहते हैं, वो है रात्रि, यानी रात जब हो जाती है तो रात की अपनी क्या अलग सुंदरता है,
किस प्रकार रात्रि जो है वो बाकी जैसे सुबह सुंदर होती है, खूबसूरत होती है, जैसे शाम जो है वो खूबसूरत होती है, उसी तरह रात अपने आप में किस तरह से खूबसूरत होती है, किस तरह से सुंदर होती है, इसका दर्शन अब कवि हमें इन पद्यांशों के माध्यम से करा रहे हैं। तो संध्या के बाद जब रात्रि का समय शुरू हो जाता है, आसमान में बिना पलक झपकाए असंख्य तारे दिखाई देने लगते हैं। आसमान में बहुत सारे तारे, ये कब दिखाई देते हैं हमें? जब रात हो जाती है। दिन में, शाम में ये सारे तारे जो है वो गायब हो जाते हैं, वहीं बादलों के पीछे छुपे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये सारे तारे आसमान में हर तरफ हमें दिखाई देने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो बिना पलक झपकाए, जैसे कवि इन तारों की कल्पना आंखों से कर रहा है। जैसे हमारी आंखें होती हैं वो तारों के समान होती है, ठीक है, लेकिन हम आंखों से एक टक नहीं देख सकते। हमें देखने के लिए पलक झपकाने की जरूरत होती है। हम बीच बीच में अपनी आंखों के पलक झपकाते रहते हैं। तो इन तारों को देखकर कवि ऐसी कल्पना करता है कि ये तारे जो हैं, ये असंख्य तारे जो हैं, ये बिना पलक झपकाए आसमान में दिख रहे हैं, आसमान में दिखाई दे रहे हैं, ये पलक भी नहीं झपका रहे हैं। तो ये कवि जो है यहाँ पर तारों की तुलना जो है वो हमारी आंखों से कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ चंद्रमा भी आसमान में आ जाता है। आपको पता है दिन में जो है वो सूरज आकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन शाम होते ही, रात होते ही तारों के साथ चंद्रमा यानी चांद भी जो है वो आसमान में आ जाते हैं। और रात के समय चांद की जो खूबसूरती होती है वो भी अपने आप में बेहतरीन और अलग ही दृश्य उसका होता है। उस पूर्ण आसमान में बहुत ही सुंदर तारे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वह एक दर्पण हो जिसमें असंख्य तारे अपने आप को निहार रहे हो। जिस तरह से दर्पण यानी शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो जिस प्रकार हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम एक नहीं बल्कि दो दिखाई देते हैं। तो कवि भी इसकी कल्पना कर रहा है कि जैसे आसमान में ये तारे, इतने सारे तारे नहीं हैं, बल्कि वो तारे किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, अपनी सुंदरता देख रहे हैं, और क्योंकि वो दर्पण में अपनी सुंदरता देख रहे हैं तो वो हमें दुगने दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए तारों की संख्या इतनी सारी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार की कल्पना कवि वहां पर कर रहे हैं कि ये आसमान जो है ये एक दर्पण की तरह है, और इस दर्पण में सारे तारे अपने छवि निहार रहे हैं, अपनी सुंदरता को देख रहे हैं, और उन्हें उनकी सुंदरता जो है वो सामने वाले दर्पण में जो उनकी छवि दिखाई दे रही है, इस वजह से वो संख्या में दुगने दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वो कवि तारों की कल्पना करते हुए उन्हें पहले तो आंखों से, हमारी आंखों से तुलना करते हैं कि वो बिना पलक झपकाए वो तारे दिख रहे हैं, देख रहे हैं। उसी तरह से ये दर्पण में अपने आप को निहार रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या जो है वो और अधिक हो जा रही है। और साथ ही इन तारों के साथ चंद्रमा भी आसमान में दिखाई दे रहा है। रात्रि के समय पर्वतों पर बहने वाली हवा भी पर्वतों के कंधे पर ही सो जाती है। अब यहाँ पर कवि की कल्पना क्या है कि रात को, जब रात होती है तो हर कोई, सब जितने भी जीव जंतु हैं, हर जीव जंतु दिन भर काम करते हैं और रात में अपने अपने घोंसलों में, अपने घरों में वापस आकर वो सो जाते हैं, आराम करते हैं। तो यहाँ कवि की कल्पना हवा में भी दिखाई देती है कि जो हवा है वो भी दिन भर बहती है, शाम को भी बहती है, और रात होते ही वो हवा पर्वतों के जो कंधे हैं यानी पर्वतों के जो शिखर हैं, उन शिखरों पर जाकर ये हवा भी आराम करने लगती है। ये हवा भी पर्वतों के कंधों पर सर रखकर सो जाती है। तो यहाँ पर कवि प्रकृति की रात की जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे तारों का उदाहरण उन्होंने लिया, चंदा का उदाहरण लिया, और इसी के साथ हवा का उदाहरण लेकर वो रात की जो सुंदरता है उसका वर्णन इस पद्यांश में करते हैं। अगला पद्यांश है हमारे सामने। सद्यः स्फुट सौंदर्य राशि
सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियां कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे, वो इस प्रकार से हैं। सौंदर्य, सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता, खूबसूरती। सम्मोहन, सम्मोहन यानी किसी को मोहित करना, उसको सम्मोहित करना, मोहित करना। विस्मयकर, विस्मयकर का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। वैचित्र, वैचित्र यानी अनोखापन, बाकी चीजों से कुछ अलग, अनोखा। खग, खग का अर्थ है यहाँ पर पक्षी। कोम्पल, कोम्पल यानी नए पत्ते। मरकत, और मरकत शब्द का अर्थ है यहाँ पन्ना। तो इन पद्यांशों का भावार्थ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पर्वतों पर दिखलाई देने वाली यह प्राकृतिक सुषमा सभी को सम्मोहित कर लेती है। अभी तक हमने पर्वतों पर जितनी भी खूबसूरती की बात की, जैसे हमने पर्वतों पर धूप छांव जो होती है उसकी बात की थी, पर्वतों पर जो हवा अपना सर रखकर सोती है उसकी बात की थी, पर्वतों पर चांद की जो रोशनी पड़ती है उसकी बात की थी। तो ये सारी जो सुंदरता है पर्वतों पर दिखाई देने वाली, चाहे वो उसकी हरियाली से संबंधित हो, चाहे धूप छांव की रोशनी से संबंधित हो, चाहे चांद की किरणों से संबंधित हो, ये सारी जो सुंदरता है वो सभी को, हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित करती है, यानी अपनी ओर आकर्षित करती है, सबको अपनी तरफ खींचती है। इतनी सुंदरता उन पर्वतों में होती है। लेकिन सचमुच पर्वत जीवन में अद्भुत एवं अनोखा विस्मय भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर कवि कहता है कि वो केवल देखने की ही बात नहीं है, केवल हमें पर्वतों की सुंदरता दिखाई देती है ऐसा नहीं है, बल्कि सचमुच जो पर्वत जीवन है, पर्वत जीवन की जो सुंदरता है या पर्वत जीवन का जो रहस्य है वो सच में अद्भुत और अनोखा है, और वो विस्मय से भरा पड़ा हुआ है। रात्रि के पश्चात फिर से सवेरा हो जाता है। अब जब रात होती है तो रात बाद फिर से सवेरा आता ही है, और जब सवेरा होता है, सवेरा के बाद फिर से रात्रि आती है। ये क्रम जो है ये निरंतर चलता रहता है। तो पिछली पंक्तियों में कवि ने रात की सुंदरता दिखाई थी। अब यहाँ पर कवि कहता है कि रात की जो सुंदरता हमने देखी, रात को जो सुंदर जो चीजें रात में हम देखते हैं, रात होने के बाद, रात खत्म होने के बाद फिर सवेरा हो जाता है, और सवेरा होते ही फिर से वही जीवन क्रम शुरू हो जाता है। कौन सा जीवन क्रम शुरू हो जाता है? तो पक्षी फिर अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं, पक्षी फल चखना शुरू कर देते हैं, गिलहरियां नए पत्तों को कुतरना शुरू कर देती हैं, धरती रूपी रत्न पर सभी वन पशु प्रसन्न दिखाई देने लगते हैं। यानी दिन भर जो पशु पक्षी या मनुष्य अपने अपने जो नित्य कार्य करते हैं, अपने अपने जो कार्य करते हैं दिन भर, शाम को वो वापस लौटते हैं, और रात्रि होते ही वो अपने अपने घरों में, अपने अपने घोंसलों में छुपकर सो जाते हैं। और जब रात खत्म होती है फिर से सवेरा होता है, फिर एक नई सुबह होती है। तो उस नई सुबह के साथ फिर सारे पक्षी, जानवर और सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, और अपनी रोज की दिनचर्या उनकी फिर से शुरू हो जाती है। कौन सी दिनचर्या का जिक्र यहाँ पर कवि ने किया है? तो पक्षी फिर से फल चखना शुरू कर देते हैं, गिलहरियां फिर से एक बार नए पत्तों को कुतरना शुरू कर देती हैं, और धरती रूपी रत्न पर, यानी ये धरती का जो रत्न है, ये धरती जो है हमारी, ये हमारे लिए रत्न के समान है। तो इस धरती पर जितने भी वन पशु रहते हैं या जो भी रहते हैं, वो सब फिर से प्रसन्न दिखाई देने लगते हैं और अपने अपने कार्यों में फिर से लीन हो जाते हैं। तो ये
जीवन क्रम, सुबह और रात का ये क्रम जो है ये चलता रहता है। और इस क्रम की सुंदरता के साथ साथ जो वन पशु की या अन्य पशु पक्षियों की जो दिनचर्या है वो भी इसके साथ साथ चलती रहती है। अगली पंक्तियां हैं हमारे पास। स्वाभाविक, यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो, विषण्ण जीवन मन का संघर्षण। जैसा कि मैंने आपको कल ही कहा था कि ये कविता जो है वो उसमें कुछ शब्द ऐसे उपयोग हुए हैं जो कठिन है, और ये कविता जो सरल हिंदी, खड़ी हिंदी के शब्दों में लिखी हुई नहीं है, इसलिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप अगर 2 से 4 बार कविता को भावार्थ के साथ अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये कविता का अर्थ जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको इसका वाचन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब इसका शब्दार्थ हम देखते हैं। जो पंक्तियां मैंने पीछे पढ़ी उसका शब्दार्थ इस प्रकार से है। क्षण, क्षण का अर्थ होता है पल। जड़, जड़ मतलब कठोर। जग, जग का अर्थ होता है संसार या विश्व। विषण्ण, विषण्ण यानी चिंतित, परेशान, किसी चीज को लेकर चिंतित रहना या परेशान रहना, उसे हम कहते हैं विषण्ण। संघर्षण, संघर्षण का अर्थ है यहाँ पर स्पर्धा। स्पर्धा यानी जिससे आप कहते हो कंपटीशन, एक दूसरे से स्पर्धा करना या किसी चीज को पाने की स्पर्धा करना, संघर्ष करना। तो यहाँ पर संघर्षण शब्द का अर्थ है स्पर्धा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि पर्वत पर बिखरी हुई प्राकृतिक सुषमा का आनंद लूटते समय कवि को सहज ही एक बात याद आ जाती है। यानी अब तक पर्वतों की जितनी भी खूबसूरती का, जितनी भी सुंदरता का चित्रण कवि कर रहे हैं, उन खूबसूरती को दर्शाते हुए, उन सुंदरताओं को दर्शाते हुए कवि को अचानक एक और बात याद आ जाती है। अब वो कौन सी बात है? तो वह यह है कि जड़ जीवन में यानी प्रकृति में अपार सौंदर्य भरा पड़ा है, पर मानव जीवन में दुख का भाव क्यों है? उसका मन विषण्णता से भरा क्यों पड़ा हुआ है? विषण्णता यानी दुख, संघर्ष। तो अब कवि को ये बात याद आती है कि जब वो अपनी कविताएं लिखने के लिए बैठे हैं, जब वो प्रकृति की एक से एक बढ़कर जो सुंदरता है उसको अपनी कविताओं में उतार रहे हैं, उसे अपनी कविताओं में लिख रहे हैं, और उसी समय कवि का मन, कवि का ध्यान जो है वो एक और बात की तरफ आकर्षित होता है कि ये प्रकृति जो है, ये जड़ जीवन जो है, जड़ जीवन यानी कठोर, जो प्रकृति की जो है वो, प्रकृति जो है वो अचल होती है, वो चल फिर नहीं सकती, वो जड़ जीवन है। ठीक है, तो वो प्रकृति जो है, ये जड़ जीवन जो है, इसमें बहुत सारी सुंदरता है, अपार सौंदर्य से भरी पड़ी है ये प्रकृति। लेकिन फिर भी, और इसी प्रकृति के बीच हम मानव, सारे मानव जो है वो इसी प्रकृति की सुंदरता के बीच हम रहते हैं, और कई बार इस प्रकृति की सुंदरता के साथ हम छेड़छाड़ भी करते हैं। इस प्रकृति की सुंदरता में छेड़छाड़ करके हम अपने मन मुताबिक उसे सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा मन जो है, मानव जीवन जो है, वो दुख से भरा पड़ा है। और यही प्रश्न कवि के मन में उठता है कि इतनी अपार सौंदर्य के बीच में रहने के बावजूद क्यों हमारा मानव मन के जीवन में दुख का भाव क्यों है? हम दुखी क्यों हैं? और क्यों हमारा जीवन इतने सारे संघर्षों से भरा पड़ा है? क्यों हमें इतने सारे संघर्ष करने पड़ते हैं? ये प्रश्न जो है
कवि अपनी कविता में पाठकों के समक्ष रखते हैं कि मानव भगवान की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई सबसे प्रमुख ऐसी चीज है जो अपने आप में महान है। मानव जीवन जैसा कोई भी जीवन नहीं है। हर पशु पक्षी, चाहे कोई भी हो, वन का हो या दूसरे पशु पक्षी हो या हमारी प्रकृति भी जो है, उन सब से ऊपर कौन है? मानव जीवन है। क्योंकि वो सोच सकता है, उसके पास, मानव के पास सोचने समझने की शक्ति है, ताकत है, परिवर्तन करने की शक्ति है। मानव खुद जो चीजें चाहे उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद, एक भगवान की एक अप्रतिम रचना होने के बावजूद मानव जो है वो हमेशा दुखी क्यों रहता है, हमेशा संघर्ष क्यों करता रहता है? ये प्रश्न कवि के मन में इस पंक्तियों में उठता है और ये प्रश्न वो पाठकों के समक्ष भी रखते हैं कि हम खुद से इस प्रश्न का विचार करके इसके उत्तर ढूंढ सके। अब अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुज प्रकृति का करना, फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन जीव। अब इसमें फिर से कवि कुछ प्रश्न भी कर रहे हैं, साथ ही मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस तरह के सुधार करना चाहिए, ये भी वो सूचित करते हैं। इन पंक्तियों के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। तो मनुज, यहाँ पर उपयोग किया गया है मनुज एक शब्द। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। नव, नव का अर्थ होता है नया। विश्लेषण, विश्लेषण का अर्थ होता है पृथक करना, यानी अलग करना, किसी चीज को दूसरी चीज से अलग करके देखना, समझना, उसे हम कहते हैं पृथक करना या विश्लेषण। संश्लेषण, संश्लेषण यानी मिलाना, फिर से मिलना या मिलाना, जो चीजें हमने अलग की, समझी, सीखी, उसे फिर से एकत्रित करके मिलाकर उसका सार देखना। अभिशापित, अभिशापित का अर्थ होता है किसी को शाप मिला हो। श्राप हम कहते हैं ना, यानी उसने कोई अच्छी चीज, अच्छे कर्म नहीं किए तो उसे ईश्वर का श्राप मिलता है, उसे हम कहते हैं अभिशापित होना। शूद्र, शूद्र का अर्थ होता है तुच्छ यानी कम। अहंता, अहंता शब्द का अर्थ है अहंकार, अहम, जो मानव के अंदर होता है, ऐसी कल्पना यहाँ पर कवि कर रहे हैं। तो अहंता का अर्थ है अहंकार, घमंड। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि एक प्रश्न हमारे सामने रखते हैं, साथ ही उनकी कुछ सलाह भी है मनुष्यों के लिए। तो अब कवि कहते हैं मनुष्य से कि उसे प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। किसे? मनुष्य को। मनुष्य को प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति का संश्लेषण और विश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण और विश्लेषण का शब्दार्थ हमने देखा। विश्लेषण का अर्थ होता है पृथक करना, यानी कुछ चीजों को अलग अलग करके देखना, और संश्लेषण का अर्थ होता है फिर से मिला देना। तो जो चीजें, यानी समझने के लिए कुछ एक चीज को, जैसे हम विज्ञान में करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल्स करते हो तो प्रैक्टिकल करते समय, प्रयोग करते समय हम कुछ चीजों को, कुछ द्रव्यों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कवि मनुष्य से कह रहा है उसे प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। किस प्रकार से? कि प्रकृति का जो, पहले मनुष्य को प्रकृति का संश्लेषण और विश्लेषण करना चाहिए, कि देखा जाए
तो मनुष्य जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर का प्रतिनिधि क्यों कहा गया है मनुष्य को? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, मनुष्य जो है वो ईश्वर की असीम रचना है। मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी है जो अपने मन मुताबिक समाज में, प्रकृति में या दूसरी चीजों में परिवर्तन कर सकता है। उसके पास इतनी क्षमता है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने बल का प्रयोग करके नई चीजों का निर्माण कर सकता है। अब तक हम देखेंगे तो निर्माण करने की जो क्षमता है, रचना करने की क्षमता जो है, कुछ नया सृजन करने की क्षमता जो है, वो केवल ईश्वर के पास है। और ईश्वर के बाद अगर वो क्षमता किसी में है तो वो है मनुष्य के पास। तो इसीलिए हम मनुष्य को ईश्वर का प्रतिनिधि कहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने भले ये पूरी सृष्टि बनाई है, ईश्वर ने ही मनुष्य को भी बनाया है, ईश्वर ने ये पूरी प्रकृति की रचना की है। ये प्रकृति की सुंदरता जो हम इस कविता में पढ़ रहे हैं, ये सारी सुंदरता की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। लेकिन मनुष्य भी अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करके इस प्रकृति की सुंदरता में और चार चांद लगाने का प्रयास करता रहता है। साथ ही अपने रोज के जीवन में भी किस प्रकार से हम आसान अपना जीवन बना सकते हैं, इसकी तरफ भी मनुष्य अपने बल बुद्धि का प्रयोग करके इसे भी आसान बनाने का प्रयास करता जा रहा है। इसीलिए हम मनुष्य को ईश्वर का प्रतिनिधि कहते हैं। तो कवि यहाँ पर कहता है कि देखा जाए तो मनुष्य जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, फिर भी उसका जीवन अभिशापित है। अभिशापित यानी जिसको कोई शाप मिला हो, और जब शाप मिलता है तो कोई भी व्यक्ति या जो भी है, जिसे भी शाप मिला है, जो भी अभिशापित है, वो खुश नहीं रह पाता। वो हमेशा दुख के बोध में डूबा रहता है, दुख का भाव हमेशा उसके मन में रहता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि होने के बाद भी, ईश्वर का प्रतिनिधि होने के बावजूद भी मनुष्य अभिशापित क्यों है, क्यों वो इतने दुख से भरा हुआ है? शायद इसीलिए कि उसे शुद्र अहंकार रूपी भावना ने दिन रात घेरा हुआ है। अब यहाँ पर अपने ही प्रश्न का उत्तर कवि इन पंक्तियों में दे रहे हैं। तो उनका प्रश्न था कि इतनी अपार सुंदरता प्रकृति में होने के बावजूद, प्रकृति के साथ रहने के बावजूद, साथ ही ईश्वर का प्रतिनिधि होने के बावजूद ये मानव मन इतना दुखी क्यों है, इतना अभिशापित क्यों है? और इसके उत्तर में अब वो लिखते हैं कि ये ऐसा शायद इसीलिए है कि मनुष्य जो है वो शुद्र अहंकार यानी छोटे से अहंकार का जो बोध है, जो अहंकार है, जो घमंड है, वो हमेशा दिन रात उसके मन में घर बनाए हुए हैं। उसकी भावना में ये अहंकार बसा हुआ है। अहंकार कैसा? कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और ये हर मनुष्य के अंदर होता है, हर मानव जीव के अंदर ये अहंकार होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो रुपए पैसे को लेकर हो, चाहे वो खूबसूरती को लेकर हो, चाहे वो जाति पाति को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो। हर तरह से हर मनुष्य के मन में ये अहंकार का भाव जो है वो हमेशा बना हुआ होता है। तो इस अहंकार का कारण जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अहंकार जो है वो हर मानव में होता है। और कवि का ऐसा मानना है कि शायद इसी अहंकार की वजह से, इसी छोटे से अहंकार की वजह से मनुष्य जो है वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर जानना चाहता है, समझना चाहता है। और इसी कारण वह विश्व चेतना से दूर चला गया है और वह अकेला पड़ गया है। इस अहंकार के भाव ने मानव को क्या कर दिया है? दूसरों से अलग कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर अपनी श्रेष्ठता का अहंकार है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, मैं दूसरों से ऊपर हूँ, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो। वो अहंकार का जो भाव है, ये अहंकार जब हमारे मन में आ जाता है तो हम दूसरों से मिलजुल नहीं पाते। केवल हमारे अंदर क्या भाव रह जाता है कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। और जब ये भाव हमारे अंदर आ जाता है तो उस स्थिति में हम सभी से
दूर चले जाते हैं, हम विश्व चेतना से दूर चले जाते हैं और अपने जीवन में अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि ये अहंकार जो है वो हमें दूसरों के साथ घुलने मिलने ही नहीं देता, वो हमें हमारी दुख तकलीफें दूसरों के साथ बांटने ही नहीं देता, क्योंकि जब हम दुख तकलीफें बांटेंगे यानी हम उसके सामने छोटे पड़ रहे हैं, ऐसे हमारे मन के भाव शुरू हो जाते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मनुष्य की जो परेशानियां हैं, उसकी जो दुख है, उनका उत्तर यही देते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो उसका अहंकार है, और इसी वजह से वो आज से दूर होता चला जा रहा है और भीड़ में होते हुए भी वो अकेला है। हम बहुत भीड़ में रहते हैं, जहाँ भी जाओ, चाहे आप स्टेशन पर जाओ, बस में जाओ, गार्डन में जाओ, जहाँ भी जाओ, हमें बहुत भीड़ दिखाई देती है, लेकिन उस भीड़ के बीच भी हम अकेले ही होते हैं, और वो सब होता है हमारे सिर्फ एक अहंकार की वजह से। तो इस प्रकार से इस कविता को हमने पढ़ा। कविता की जो पंक्तियां आज हमने पढ़ी, उनमें भी कवि सबसे पहले प्रकृति की सुंदरता दिखाते हैं, और उसके बाद प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति इतनी सुंदर होने के बावजूद, इस प्रकृति के बीच हम रहने के बावजूद, ईश्वर का प्रतिनिधि होने के बावजूद हम दुखी क्यों हैं, इसका उत्तर कवि देते हैं। रात की सुंदरता का चित्रण कवि हमारे सामने करते हैं। रात में आसमान कैसा दिखाई देता है, इसका चित्रण कवि हमारे सामने करते हैं। साथ ही रात के सवेरा फिर से होता है, तो फिर से वो नया सवेरा नए जीवन को किस तरह प्रभावित करता है, इसका चित्रण कवि ने हमारे सामने किया। और धरती पर जितने भी वन पशु हैं या जितने भी जीव हैं, वो सवेरा होते ही फिर किस प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारी अंतिम पंक्तियों में कवि एक प्रश्न हम पाठकों के समक्ष रखते हैं कि इतनी सारी सुंदरता के बीच रहते हुए भी हमारा जीवन दुखी क्यों है, और उसका उत्तर भी कवि स्वयं देते हैं कि हमारे दुख का केवल एक ही कारण है, और वो है हमारा अहंकार। तो इस तरह से हमने ये कविता पढ़ी, हमने कविता के शब्दार्थ देखे, भावार्थ देखे। उम्मीद करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। आप कविता का वाचन करोगे और उसके भावार्थ को फिर से पढ़ोगे तो आपको कविता उसके शब्दार्थ और भावार्थ के साथ याद हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस कविता के कृति स्वाध्याय के प्रश्नों की तरफ। तो जब हमारे पास कृति स्वाध्याय के प्रश्न होते हैं तो हमेशा हमारा पहला प्रश्न होता है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों में संजाल के प्रश्न आते हैं, यानी आकृतियों के प्रश्न आते हैं। तो ये आकृतियों के प्रश्न जो हैं वो हम आकृति बनाकर ही हल करेंगे। जब हमारे समक्ष ये आकृति के प्रश्न आते हैं तो उसे हमें आकृति के रूप में ही हल करना है। ध्यान इतना रखना है कि ये आकृतियां हमें कलम से ही बनानी है, पेंसिल का उपयोग यहाँ पर हमें नहीं करना है। आपकी कृति पत्रिका में भी ऊपर सूचना में लिखा गया होता है कि आपको पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, केवल कलम का उपयोग करके ही ये आकृतियां आपको बनानी है। तो मैं फिर से आपसे एक बार यही कहूँगी कि जब आपके सामने कृति पत्रिका आती है, सबसे पहले वहाँ जो सूचना दी गई होती है उसे ध्यान से पढ़िए। वहाँ पर लिखा होगा पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, सारी आकृतियां आपको कलम से बनानी है, और उसी कलम से जिस कलम से आप लिख रहे हैं। तो आकलन का ये हमारा पहला प्रश्न है, कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, यानी हमने अभी जो कविता पढ़ी उसमें कौन कौन से प्राकृतिक सुंदरता के घटक आए हैं, यानी कौन कौन से घटक हैं जो हमें प्रकृति की सुंदरता दिखाते हैं। तो हमारा पहला उत्तर है पुलकित तृणदल। पुलकित तृणदल यानी मैंने आपको बताया था, पुलकित तृणदल का मतलब है प्रसन्न तिनकों का समूह। तृण यानी तिनके, दल यानी समूह, और पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न। तो पुलकित तृणदल आप ऐसा भी लिख सकते हो, या आप इसको सरल शब्दों में भी लिख सकते हो कि प्रसन्न तिनकों का समूह। यदि ऐसा भी लिखते हो तो भी आपका उत्तर सही है। दूसरा घटक है गिरिशिखर। गिरिशिखर यानी पहाड़ों की ऊंचाई। तो दूसरा उत्तर है हमारा गिरिशिखर।
तीसरा, फूलों की ज्वालाएं। फूलों की ज्वालाएं, जो हमने देखा था कि लाल रंग के फूल जब खिलते हैं तो वो ज्वालाओं की तरह प्रतीत होते हैं, ज्वालाओं की तरह हमें दिखाई देते हैं। तो हमारा तीसरा प्राकृतिक सुंदरता का जो घटक है वो है फूलों की ज्वालाएं। और चौथा प्राकृतिक सुंदरता जो है वो है तितलियां। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राकृतिक सुंदरता के घटक हमने कविता में देखे। तो आपको केवल उन्हीं प्राकृतिक सुंदरता के घटकों के नाम लिखने हैं जो उस पद्यांश में आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है जब कृति पत्रिका में प्रश्न पूछे जाते हैं आकलन के या आकृतियों के, तो वो प्रश्न केवल एक पद्यांश पर आधारित होते हैं। तो यदि हम पूर्ण कविता को देखने जाएंगे तो हमारे पास प्राकृतिक सुंदरता के बहुत सारे घटक हैं, सूरज, चांद, धूप, छांव, दिन, रात, लेकिन हमें उत्तर केवल एक पद्यांश से ही ढूंढकर लिखना होता है। तो जिस पद्यांश से ये प्रश्न पूछा जाएगा उस पद्यांश में जो प्राकृतिक घटक आए होंगे आपको केवल उनके ही नाम लिखने हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि ये पहले दूसरे पद्यांश से संबंधित है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है पुलकित तृणदल, गिर शिखर, फूलों की ज्वालाएं और तितलियां। ये प्राकृतिक सुंदरता के घटक हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में करना क्या है। तो आपको केवल प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कविता की पंक्तियों को उचित क्रम में लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। प्रश्न क्या पूछा गया है? कविता की पंक्तियों को उचित क्रम में लिखकर, यानी यहाँ पर हमें जो कविता की पंक्तियां दी गई हैं उसको क्रम में लिखना है, केवल क्रम में लगाना है और प्रवाह तख्ता पूर्ण करना है। अब वो पंक्तियां कौन सी हैं? तो ये 4 पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। पहली पंक्ति है परिचित मरकत आंगन में, दूसरी पंक्ति है अभिशापित हो उसका जीवन, तीसरी पंक्ति है अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल और चौथी पंक्ति है निश्चल तरंग सी स्तंभित। अब इन पंक्तियों को उचित क्रम में लगाने के लिए जरूरी है कि आपको कविता याद होनी चाहिए। जब आपको कविता याद होगी तभी आपको पता चलेगा कि पहले सबसे पहले कौन सी पंक्ति आई थी, दूसरे नंबर पे कौन सी पंक्ति आई थी, तीसरे नंबर पे कौन सी पंक्ति आई थी और अंत में कौन सी पंक्ति आएगी। तो इसके लिए आपको कविता अच्छे से याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर तो जब कृति पत्रिका में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये प्रश्न कविता में आपकी कृति पत्रिका में जो पद्यांश दिए गए होते हैं उन्हीं पद्यांशों में से होती है। अब इस प्रश्न में हमें केवल लाइंस को, इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। जो पंक्तियां जिस तरह से दी गई है उन्हें उसी तरह से लिखना है, केवल उनके क्रम में परिवर्तन करना है कि जो पहले नंबर की पंक्ति है क्या वो कविता में पहले नंबर पर ही आई हुई है या कोई और पंक्ति है जो पहले नंबर पर आई है। तो इस तरह से केवल इनका क्रम हमें लगाना है कि पहले कौन सी पंक्ति आएगी, दूसरे कौन सी पंक्ति आएगी, तीसरी कौन सी पंक्ति आएगी और चौथी कौन सी पंक्ति आएगी। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रवाह तख्ता आपको बनाकर दिया हुआ होगा कृति पत्रिका में। तो जो 4 पंक्तियां, जो 4 प्रश्न हमें पीछे दिखाए गए थे उनमें सबसे पहले हमारी पंक्ति आएगी अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। ये क्रम में सबसे ऊपर आएगा। ये पंक्तियां जो है वो हम जब प्रवाह तख्ता लिखेंगे तो उसमें सबसे पहला नंबर होगा अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। उसके बाद है निश्चल तरंग सी स्तंभित, तीसरी परिचित मरकत आंगन में, अभिशापित हो उसका जीवन। यानी कविता में जिस क्रम में ये पंक्तियां आई होंगी उसी क्रम में हमें इन पंक्तियों को यहाँ पर लगाना था, तो वो हमने यहाँ पर लगा दिया। अगला प्रश्न है हमारा, कविता द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए।
यानी आपने ये जो कविता पढ़ी, उस कविता को पढ़ने के बाद हमें कौन सा संदेश मिलता है, या कवि हमें इस कविता के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहता है। तो उसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत कविता हमें अपने व्यवहार का विश्लेषण करने का संदेश देती है। ये संदेश जो है वो अंत की पंक्तियों में, कविता की जो आखिरी पंक्तियां हैं वहां पर कवि हमें संदेश देता है कि मानव को प्रकृति का संश्लेषण और विश्लेषण करना चाहिए। तो यहाँ से उस संदेश को लिखा गया है कि प्रस्तुत कविता हमें अपने व्यवहार का विश्लेषण करने का संदेश देती है। मानव ईश्वर द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसके बाद भी वह हमेशा चिंताग्रस्त ही रहता है। कविता हमें संदेश देती है कि मनुष्य को अपना अहंकार और आत्म केंद्रिता का त्याग करना होगा। तो यहाँ पर कविता से हमें क्या संदेश मिल रहा है? उन पंक्तियों से हमें संदेश मिल रहा है जो पंक्तियां हमने अंत में देखी। जिन पंक्तियों का अंत में हमने भावार्थ समझा, वही पंक्तियां जो हैं वो पूरी कविता का संदेश देने का कार्य करती हैं। और उन पंक्तियों के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि कवि किस प्रकार हमें यही संदेश देता है कि हमारे सारे दुख का कारण जो है वो केवल हमारा अहंकार है, हमारी आत्म केंद्रिता है। आत्म केंद्रिता यानी केवल अपने आप को केंद्र में रखकर केवल अपने आप को ही महत्वपूर्ण समझना, यही आत्म केंद्रिता होती है। यानी बाकी सब जो है वो कम महत्वपूर्ण है और मैं और मेरा अहंकार या मेरा जो घमंड है वही मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये जो मनुष्य का भाव है, इसी वजह से मनुष्य दुखी है। और कवि यही संदेश देता है हमें कि मनुष्य को अपना विश्लेषण फिर से करना चाहिए और ईश्वर द्वारा बनाई हुई ये जो खूबसूरती है उसका आनंद लेना चाहिए, ना कि इसके बीच भी रहते हुए हमें दुखी होना चाहिए। तो इस प्रकार का संदेश हमें इस कविता के द्वारा मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, कविता के तृतीय चरण का भावार्थ लिखिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया है क्योंकि ये आपके जो पाठ खत्म होने के बाद या कविता खत्म होने के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूरे पाठ या पूरी कविता से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि तृतीय चरण का भावार्थ लिखिए। लेकिन जब आप प्रश्न हल करने बैठोगे, कृति पत्रिका हल करने बैठोगे, तो वहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई होती हैं। जैसे जो भी पद्यांश दिया हुआ है तो उसमें या तो इस तरह से प्रश्न आएगा कि ऊपर्युक्त पद्यांश में से किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या फिर पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके सामने आता है। आपको भावार्थ उसी पद्यांश की पंक्तियों में से लिखना होता है, पंक्तियों का लिखना होता है जो आपको कृति पत्रिका में दी गई है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न आपका निश्चित प्रश्न है। जो भी कविता आपको, जिस भी कविता का पद्यांश आएगा पद्य में, पद्य विभाग में, उस पद्यांश का किन्हीं 2 पंक्तियों का या किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखने के लिए आपको अवश्य पूछा जाता है। अब ये भावार्थ आप तभी लिख पाओगे जब आप कविता को उसके भावार्थ के साथ पढ़ोगे। कविता आपको भावार्थ के साथ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। जब आपको कविता का भावार्थ पता होगा, कविता की हर एक लाइन का अर्थ पता होगा, तो ही आप किसी भी पंक्ति का भावार्थ लिख सकते हो। तो ये प्रश्न आपको आता ही आता है, इसलिए आप कोशिश करोगे कि हर एक कविता उसके भावार्थ के साथ आप अच्छी तरह से पढ़कर रखो। तो यहाँ पर क्योंकि हमें तीसरे चरण का भावार्थ लिखने के लिए कहा गया है, तीसरा चरण जो है हमारी कविता का, उन पंक्तियों का भावार्थ, तो वो हमने इस तरह से लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में इतना सौंदर्य भरा पड़ा है, उसके बावजूद भी मानव
हमेशा चिंता में ही डूबा रहता है। क्या कारण है कि वह सदा संघर्ष से ही घिरा रहता है। मानव को एक बार पुनः विश्लेषण करना होगा, अपनी अहंकार और आत्म केंद्रिता की भावना से उभरना होगा। पूरा विश्व ही उसका परिवार है, इस भावना को फिर से जगाना होगा। तो इस प्रकार ये तृतीय चरण का भावार्थ हमने यहाँ पर लिखा। तृतीय चरण यानी तो इस प्रकार से हम अपना थे कि समझ रहे थे कि भावार्थ हमें किस तरह से लिखना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि हर एक कविता को उसके भावार्थ के साथ आप पढ़िए और हमें शब्दों में जो हमारे डाइजेस्ट में या टारगेट में दिया हुआ है उसी शब्दों में अपना भावार्थ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कविता को समझ कर ले लिया है, उन्हीं पंक्तियों का अपने शब्दों में जो मुझे भावार्थ समझ में आया है, जो अर्थ उन पंक्तियों को समझ में आया है, उसे केवल मुझे अपने शब्दों में पर लिखना है। इसे रटने की जरूरत नहीं है। आपको इन भावार्थों को केवल पंक्तियों के साथ पढ़ने की जरूरत है। तो इस तरह से ये हमने कृति स्वाध्याय के सारे प्रश्न देख लिए। हमने अपनी कविता के सारे पद्यांश, उन पद्यांशों के शब्दार्थ और साथ ही उनके अर्थ यानी भावार्थ, ये सारी चीजें हमने निसर्ग वैभव इस कविता की देखी। उम्मीद करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। कृति पत्रिका के प्रश्नों को हमें किस तरह से हल करना है ये भी मैंने आपको बताया, तो वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आपको यही काम मैं दूंगी कि कविता को आप पढ़िए, इस कविता को कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए उसके दिए हुए भावार्थ के साथ में, ताकि आपको इसका अर्थ जो है वो अच्छे से याद रहे और जब भी आपको कृति पत्रिका में भावार्थ से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे अच्छी तरह से हल कर सकें। तो यहाँ पर हमारा निसर्ग वैभव ये घटक समाप्त होता है और अगली कक्षा में हम फिर से एक नए घटक के साथ मिलेंगे।